friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry from KL Mehta Dayanand College, फरीदाबाद। और आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आज के इस लेक्चर में हम केवल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है। तो हम इस चैप्टर में इस बॉन्ड की नेचर को पढ़ने वाले हैं। तो आप ये देखो, ये बॉन्ड किसके बीच में बना है? मेटल और कार्बन के बीच में। मेटल कौन सा होगा? इसकी मेटल की नेचर पे डिपेंड करेगा। और दूसरा, कार्बन कहाँ से आया है, इसके नेचर पे डिपेंड करेगा इस बॉन्ड का नेचर। तो देखो, मेटल कहाँ से आ सकता है? मेन ग्रुप एलिमेंट जो आपके एसओपी ब्लॉक के सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वहां से आ सकता है, या ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज से आ सकता है, या लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड सीरीज से आ सकता है। तो क्योंकि मेटल की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में चेंज होने के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज होती है, उसके बैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, इसीलिए बॉन्ड का नेचर चेंज होता है। नेक्स्ट, कार्बन जो है वो एल्काइल से आ सकता है, एल्कीन से आ सकता है, एल्काइन से आ सकता है, कार्बोनाइल से आ सकता है, एरोमेटिक हो सकता है वो कार्बन का नेचर, या हीट्रोसाइक्लिक हो सकता है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या पाई बॉन्ड बनेगा, लोकेलाइज्ड होगा या डीलोकेलाइज्ड होगा। तो बेसिकली मेटल और कार्बन के बॉन्ड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आयनिक और कोवेलेंट। साथ में ये देखेंगे, आयनिक के साथ जब मेटल के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर नेगेटिव है तो वो लोकेलाइज्ड है नेगेटिव या डीलोकेलाइज्ड है। सिमिलरली जब ये मेटल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, सिग्मा बॉन्ड बना रखा है या पाई बॉन्ड बना रखा है, वो लोकेलाइज्ड है, मीन्स एक ही कार्बन के साथ है या एक से ज्यादा कार्बन के साथ है, या नेगेटिव चार्ज एक ही कार्बन के ऊपर है या एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर वो डीलोकेलाइज्ड है। तो हम आज के इस चैप्टर में केवल ये पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में कि आयनिक है या कोवेलेंट है, लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड। On the basis of nature of metal and carbon, the metal-carbon bond, this one can be classified into three categories. First, ionic bond. Second, sigma covalent bond. Or it can be multiple covalent bond. अब हम इन तीनों टाइप के बॉन्डिंग को वन बाय वन देखेंगे। कार्बन की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम सभी जानते हैं, वो होती है 2.5, जबकि मेटल की नेगेटिविटी 2.5 भी हो सकती है, उससे नीचे भी हो सकती है। तो अब आप देखो, इससे ज्यादा वो कभी भी नहीं होगी, हमेशा लेस देन 2.5 ही होगी। तो जब मेटल की नेगेटिविटी 1.2 से लेस देन होती है, मीन्स मेटल की नेगेटिविटी लेस देन 1.2, तब वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसे? जैसे लिथियम की नेगेटिविटी आप जानते हैं 1, तो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स की इससे कमी होगी तो वो लेस देन 1.2 हो गया। मैग्नीशियम की नेगेटिविटी होती है 1.2, तो ये भी क्या होगा, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स भी 1.2 से नीचे वाले होंगे। जैसे आप जानते हैं सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, कैल्शियम की हम आएंगे तो और ये 0.8 है, तो यहाँ पे होगी लगभग 1.0। तो इन सब की डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो जब ये वाले मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जब ये किसी कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाता है, मेटल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड में जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, जैसे कि आपने देखा CH3Li, इसमें आप देखेंगे एक ही कार्बन के ऊपर लोकेलाइज्ड बॉन्ड चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है, तो हम इसको बोलेंगे लोकेलाइज्ड आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे C5H5Na, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज किसी एक कार्बन के ऊपर लोकेलाइज्ड नहीं है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल में
इस तरीके से इन पांचों कार्बन के ऊपर ये एक माइनस चार्ज डीलोकेलाइज्ड होता है। और ये सोडियम, आप यहाँ पे लिथियम भी ले सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे डीलोकेलाइज्ड आयनिक कंपाउंड्स। और आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिनकी नेगेटिविटी लेस देन 1.2 है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाएंगे? नेचुरली जिसकी नेगेटिविटी 1.2 से क्या होगी, ज्यादा। तो उस केस में क्या होने वाला है कि ये दोनों के बीच में रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया था वो उधर शिफ्ट ना होके मेटल और कार्बन के बीच में रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंस जब आप यहाँ 1.2 से इंक्रीज करोगे 1.3, 1.5 इस तरह से इंक्रीज करोगे तो इनका गैप क्या हो जाएगा, कम। जब ये गैप कम हो जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं? तो आप ध्यान दो, जैसे बेरिलियम, बेरिलियम की नेगेटिविटी होती है 1.5। एल्यूमिनियम के केस में अगेन इसकी नेगेटिविटी होती है 1.5 और सिलिकॉन की नेगेटिविटी होती है 1.8। तो अब आप देखो इन सभी एलिमेंट्स की नेगेटिविटी 1.5 से ज्यादा है। तो ये जिनको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, आपको 4+4+2 10 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में दिखाया है और एक एलिमेंट मैंने आपको एस ब्लॉक में दिखाया है। ये सारे एलिमेंट्स कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट, और इस कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी डिपेंड करती है कि इनके बीच की नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना कम या कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी होगी बॉन्ड में। यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टाइटेनियम, टेट्रामिथाइल टाइटेनियम, आप देख सकते हैं पेंटामिथाइल नियोबियम या डाइमिथाइल टंगस्टन। ये सभी क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होते। ये वाले कंपाउंड्स जब डी ब्लॉक ये वाले एलिमेंट्स जब कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल होते हैं। ये तुरंत क्या होते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं। लेकिन हम इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग। इनमें से किसी एक या दो लिगेंड्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दो फॉस्फीन PR3 से, फॉस्फीन से, ट्राइएल्काइल फॉस्फीन से। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो पिरिडीन से, और आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कार्बन मोनोक्साइड से या किसी और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड से। तो जब लिगेंड, वन ऑफ द लिगेंड या टू ऑफ द लिगेंड्स आर कार्बन मोनोक्साइड, फॉस्फीन, पिरिडीन या एल्कीन, तो उस केस में हम देखते हैं ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सिग्मा कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये भी स्टेबल हो जाते हैं। और अभी हम डिटेल में देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हम इस कैटेगरी के बाद, मल्टीपल कोवलेंट कैटेगरी के बाद डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। अभी तक जो हमने कंपाउंड्स देखे उन सभी कंपाउंड्स में हम मेटल और कार्बन के बीच में या तो आयनिक बॉन्ड कंसीडर करते थे या सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते थे। लेकिन इसके अलावा सबसे पहले ओ फिशर ने 1963 में एक कंपाउंड बनाया जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। तो इसको उन्होंने नाम दिया, ये कार्बीन, जैसे यहाँ पे आपने लगा दिया OR और यहाँ पे आपने ले लिया OR या OH या फिर आप CN भी ले सकते हैं। तो कार्बीन्स जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाती हैं तो मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, जैसे सिंगल की इतनी है तो सिंगल के कंपैरिजन में शॉर्ट मिली। तो उन्होंने ये कहा कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है। In 1973
साइंटिस्ट ने मेटल और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स भी आइसोलेट किए, उनकी पूरी कैरेक्टराइजेशन किया और उनकी स्टडी की। इसमें उन्होंने क्या देखा कि अगर मेटल और कार्बन के बीच की सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस 2.20 एंगस्ट्रॉम है तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में ये 1.90 एंगस्ट्रॉम आती थी, जबकि मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ये 1.69 एंगस्ट्रॉम ही आती। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम से लेकर निकिल तक के तीनों पीरियड्स के एलिमेंट और लास्ट में मरकरी, इन सभी एलिमेंट्स ने मल्टीपल बॉन्ड के कंपाउंड्स को इजीली बनाया है और इनके कंपाउंड्स आइसोलेट किए जा चुके हैं और इनकी स्टडी भी की जा चुकी है। तो आप इनको अलग से भी पढ़ सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स मेटल कार्बन डबल बॉन्ड या मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बनाते। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय E.O. फिशर इन 1964 और बाद में इन्हें अपने इस प्रोजेक्ट के लिए नोबेल प्राइज से भी डेकोरेट किया गया। इन साइंटिस्ट को इन्होंने सबसे पहले पेंटा कार्बोनाइल टंगस्टन कार्बीन कॉम्प्लेक्स बनाया था और इन्होंने इसको किस तरीके से बनाया था, हेक्सा कार्बोनाइल टंगस्टन लिया। हेक्सा कार्बोनाइल टंगस्टन में मैंने 5 कार्बन मोनोक्साइड को सिंपल और एक की मैंने बॉन्डिंग आपको दिखाई है। इसके ऊपर हम लिथियम एल्काइल लिथियम रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, जहां R की वैल्यू मिथाइल या फिनाइल कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस आ जाता है और कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो एक वैलेंसी टंगस्टन से और जुड़ जाती है और एक वैलेंसी पे R माइनस जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ लिथियम पॉजिटिव है और R नेगेटिव है। और क्योंकि हम ऑक्सीजन की एक ही वैलेंसी है, जब ऑक्सीजन की एक ही वैलेंसी होगी तो इस पे माइनस चार्ज होता है, तो ये आपका इसके साथ जुड़ जाता है लिथियम पॉजिटिव के साथ। तो सबसे पहले ये कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसका हम प्रोटोनेशन करते हैं यानी एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो लिथियम का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है प्रोटॉन से और यहाँ आपको मिलता है OH। अब इस कंपाउंड की हम डाईएजोमीथेन से रिएक्शन कराते हैं। तो आप जानते हैं डाईएजोमीथेन क्या करता है, O और H के बीच में इंसर्ट कर देता है मिथाइलिन ग्रुप को। O और H के बीच में इसने मिथाइलिन ग्रुप को इंसर्ट कर दिया, तो O और H के बीच में जब मिथाइलिन ग्रुप आ गया तो ये बन गया OCH3। नेक्स्ट आप इससे क्या कर सकते हैं, इसी कंपाउंड से ये कंपाउंड डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जिसमें आप ले सकते हैं ट्राई मिथाइल ऑक्सोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। देखो ये ट्राई मिथाइल है, ये ऑक्सोनियम क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है और ये टेट्राफ्लोरोबोरेट। अगर हम इसकी डायरेक्ट इससे रिएक्शन करा दें तो भी हमें यही कंपाउंड मिलता है। यहाँ OCH3 की जगह आप NMe2 भी ले सकते हैं, तब भी ये कार्बीन वाला कंपाउंड ही होगा, यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और आपको ऐसे कंपाउंड भी मिलेंगे जिसमें R की वैल्यू मिथाइल या फिनाइल हो सकती है, यानी कि आप यहाँ R की वैल्यू मिथाइल या फिनाइल ले सकते हैं। और टंगस्टन की जगह आपको क्रोमियम वाले कंपाउंड्स भी आसानी से देखने को लिटरेचर में मिलेंगे। इस कंपाउंड के अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर के ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने में मिलते हैं। मेटल पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव X एंड R, या इसका सेकेंड स्ट्रक्चर हो सकता है XC और X के बीच में पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो, और थर्ड इसका स्ट्रक्चर हो सकता है मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो अब इन तीनों ही स्ट्रक्चर में हालांकि रेजोनेंस होता रहता है। ये आपका X ग्रुप है, OCH3 या NMe2, इसको हम X ग्रुप से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए ये तीनों ही स्ट्रक्चर क्योंकि एक दूसरे में रेजोनेंस कर रहे हैं, तो मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और यहाँ आयनिक नेचर का बॉन्ड भी है। तो अल्टीमेटली जो इसकी डिस्टेंस है वो मेटल कार्बन डबल बॉन्ड से थोड़ी सी कम आती है, क्यों मतलब थोड़ी सी ज्यादा आती है, क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। और ये बॉन्ड डिस्टेंस होती है 1.9 एंगस्ट्रॉम। अब ज्यादा हमने देखा कि ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर इसमें प्रीडोमिनेट करता है, यानी कि मेटल और कार्बन में सिंगल, C और X में, यानी कि इस वाले C और X के बीच में डबल बॉन्ड होता है।
ये हमें प्रूव होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से। अगर हम इसका रोटेशन देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, कार्बन और एक्स का, तो ये हमें रेस्ट्रिक्टेड यानी कि फ्री रोटेशन नहीं होता, इससे प्रूव होता है। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो प्रूव करता है कि मेटल और कार्बन में सिंगल बॉन्ड से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें। और यहाँ मेटल का वो ऑर्बिटल, जैसे यहाँ आप देख रहे हो मेटल का डबल बॉन्ड है, मेटल का वो ऑर्बिटल जो इजीली कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है वो इन्वॉल्व होता है। और ये जनरली होता है आपका DXZ ऑर्बिटल, जो कि कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है। ये मेटल, ये इसका DXZ ऑर्बिटल, ये कार्बन का PZ ऑर्बिटल, और ये आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके पार्शियल डबल बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इन्हें हम मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। साथ में अगर यहाँ पे मेटल की वैल्यू क्रोमियम है और ये X एंड ये Y ग्रुप है, तो इनको अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है क्रोमियम के कंपाउंड के केसेस में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग रिएक्शंस ये इंटरमीडिएट स्पीसीज के फॉर्म में मिलते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेटल अपने वैकेंट ऑर्बिटल में sp2 हाइब्रिड, कार्बन का ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल है, एक में आप देख रहे हो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको देता है यानी कि डोनेट करता है। जबकि अपने इस pz ऑर्बिटल में जो कि वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें मेटल के dxz ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन लेता है और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाता है। यहाँ अगर इस कंपाउंड को लिगेंड को हम देखें तो हम इसे मोनोहेप्टो कहेंगे। मोनोहेप्टो क्यों कहेंगे? क्योंकि एक ही कार्बन मेटल से जुड़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम इसको मोनोहेप्टो 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड भी कहते हैं। यहाँ अपने इस बात को ध्यान रखना है। अब इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो? अगर एक ही कार्बन है, पीछे X और Y ग्रुप है, X एंड Y में भी सिमिलर और में भी डिफरेंट, और इनकी वैल्यू हाइड्रोजन OR या R ग्रुप NR2 या SR कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं, एक तो ये कार्बिन है, दूसरा ये भी कार्बिन है जहां कार्बन और इसके पीछे एक और कार्बन है। X और Y 2 ग्रुप है, ये दोनों सिमिलर होंगे साइनाइड, या एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एलीन्स भी कार्बिन वाला बॉन्ड बनाती है इसके साथ, मेटल के साथ, जहां X और Y दोनों सिमिलर होते हैं और वो होते हैं साइनाइड। नेक्स्ट, मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में जो फर्स्ट कंपाउंड था वो 1973 में रिपोर्ट किया गया, टेट्रा कार्बोनाइल मेटल एल्काइन हैलाइड। इसमें आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, मेटल के साथ 4 कार्बन मोनोऑक्साइड सेम प्लेन में होते हैं, जबकि ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एल्काइन कार्बन इसके ट्रांस पोजीशन पे होता है X से, एंड X में भी क्लोरो ब्रोमो आइडो, और R की वैल्यू यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है मिथाइल इथाइल हो सकती है, और मेटल की वैल्यू कार्बन क्रोमियम मोलिब्डेनम या टंगस्टन कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह के कंपाउंड प्रॉपरली आइसोलेट किए जा चुके हैं, कैरेक्टराइज किए जा चुके हैं, और ये काफी स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। साथ में इनको हम मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पहले वाले कॉम्प्लेक्स को हम कहते थे मेटल कार्बीन, और इनको हम कहते हैं मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें कार्बाइन जो है मोनोहेप्टो 3 इलेक्ट्रॉन लिगेंड है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन मेटल से जुड़ रहा है ये वाला, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, तो इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन लिगेंड बोलते हैं। और इसमें हम नोट करें बॉन्ड, ये कार्बन मेटल और X के बीच का बॉन्ड 180 डिग्री होता है। तो ये देखो, ये क्रोमियम कार्बन और X के बीच का बॉन्ड 180 डिग्री होता है, जबकि ये क्रोमियम और कार्बन के बीच की डिस्टेंस, ये क्रोमियम और इस कार्बन के बीच की डिस्टेंस 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये थे मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड्स, मल्टीपल बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हम देखने वाले हैं
सिग्मा कोवेलेंट कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनकी हम थर्मोडायनेमिक एज वेल एज काइनेटिक स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में, आपने कोई सा भी एक ग्रुप ले लिया, जैसे आपने ये वेरिडियम लिया, ये नियोबियम लिया, ये टेंटेलम, या इसके अलावा आपने क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन ग्रुप का मेटल लिया, और उसका जब आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हुए कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो हम क्या देखते हैं, टॉप टू डाउन आने पर उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे यहाँ एस ऑर्बिटल और जो पी ऑर्बिटल है मेटल के, वो लोकलाइज्ड पी ऑर्बिटल होंगे इररेस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ दिस। इसके जो पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल होंगे वो ऑलमोस्ट डिफ्यूज्ड होंगे, और वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। देखो कार्बन का तो इतना सा ऑर्बिटल जो कि एक ही डायरेक्शन में लोकलाइज्ड है, लेकिन यहां से अगर इतना बड़ा ऑर्बिटल आ जाएगा तो क्या होगा, उसकी थोड़ी सी ही डेंसिटी इसके साथ ओवरलैप कर पाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि ओवरलैप, एक और एटम का ऑर्बिटल बहुत बड़ा और दूसरे एटम का ऑर्बिटल बहुत छोटा, तो उनके बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जिससे ये बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है। चाहे वो आप कोई सा भी ग्रुप ले लीजिए, जैसे हम बात करें ट्राइअल्काइल बोरोन, टेट्राएल्काइल सिलेन या ट्राइअल्काइल फास्फोरस, क्योंकि ये छोटे साइज के एटम्स हैं, तो इनके जो एल्काइल डेरिवेटिव्स हैं दे आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन कैडमियम, डाइअल्काइल कैडमियम, डाइअल्काइल मर्करी, टेट्राएल्काइल लेड और ट्राइअल्काइल बिस्मिथ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप में काफी नीचे होते हैं और इनका एटॉमिक साइज काफी बड़ा होता है और ये इनके ऑर्बिटल डिफ्यूज होते हैं, जिससे ये कार्बन के ऑर्बिटल के साथ प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर पाते। अगर हम बात करें इनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी की, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में भी हम क्या देखते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये एक मेटल है कोई सा भी और इसने अपने एक वैकेंट ऑर्बिटल में कार्बन के ऑर्बिटल के साथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लिया, लेकिन क्योंकि इसके पास और बहुत सारे ऑर्बिटल्स वैकेंट है, मैं डी ऑर्बिटल का खाली एक ही डबल बना रही हूँ, तो क्योंकि इसके पास और बहुत सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं जिनमें ये अदर्स को अट्रैक्ट कर सकता है और अदर्स के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रख सकता है, सॉल्वेंट के साथ रख सकता है या किसी और लिगेंड के साथ, तो इसीलिए ये प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स के कारण काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें टेट्राएल्काइल सिलिकॉन, ये अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होता है, जबकि टेट्राएल्काइल टाइटेनियम ये काफी रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल नहीं होता, ये डिकम्पोज हो जाता है टाइटेनियम और कार्बन के प्रोडक्ट्स में। तो इनकी अनस्टेबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को हम ब्रॉडली 4 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट फैक्टर है अनस्टेबिलिटी का, दैट वन इज फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज, कि यहाँ पे अगर आप मेटल और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो जो 2 स्पीसीज बनेगी, एक बनेगा मेटल फ्री रेडिकल, दूसरा बनेगा कार्बन या आर फ्री रेडिकल, दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। और अगर ये मेटल छोटे साइज का है तो वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर ये बड़े साइज का है तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। और अगर हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर करें तब भी ये जो स्पीसीज बनी ये हाईली रिएक्टिव होती है, इसीलिए ये ज्यादा काइनेटिकली इनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये जो स्पीसीज बनी ये या तो आपस में ऐसे आर और आर रिएक्शन कर सकती है या ये सॉल्वेंट से रिएक्शन कर सकती है या किसी और लिगेंड से, जैसे अगर आर ने OH के साथ कर लिया या मेटल ने OH के साथ कर लिया, H2O के साथ कर लिया, NH2 के साथ बॉन्ड बना लिया या NX के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। मीन्स इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं दे आर मोर स्टेबल, तो इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आपने ये MC लिया और इसने रिएक्शन करके सपोज आपको
MOH और C बना दिया। तो आप क्या देखेंगे, ये R है तो आप इसको R और R लिख सकते हैं। साथ में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। तो ये एक कारण है कि हीट रिलीज होती है, यानी कि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स ऐसा पाथवे इनको अवेलेबल होता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम है। यहां से यहां आने के लिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व ऐसा होता, मीन्स कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है, गैप अगर बहुत ज्यादा है तो भी चाहे प्रोडक्ट कितना ही स्टेबल हो, इसको स्टार्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन इस केस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के केस में ऐसा नहीं होता। ये अगर रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड जो है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो काफी कम होती है, इसीलिए ये बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं और ये काइनेटिकली इनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट इसका फैक्टर होता है बीटा एलिमिनेशन। बहुत सारे कंपाउंड्स में ऐसा देखा गया कि ये आपने एक MCH3 लिया और दूसरा आपने लिया इस तरह का कंपाउंड जिसके पास बीटा हाइड्रोजन है। तो ऐसे केसेस में क्योंकि इसके पास बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है जबकि इसके पास है, तो ये अपने आप को मेटल के साथ इस तरीके से जोड़ लेता है। ये MCH2 और ये इसके साथ CH2H, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो मेटल हाइड्राइड बन जाता है। साथ में ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये आपको ओलिफिनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ओलिफिनिक कंपाउंड्स कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से बीटा एलिमिनेशन, जहां जहां बीटा एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटीज हैं वो सारे कंपाउंड्स ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो इसी तरीके से जो मिथाइल कंपाउंड्स हैं दे आर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू इथाइल कंपाउंड्स। और अगर आपने किसी मेटल के इस तरीके से ट्राई मिथाइल सिलाइल कंपाउंड्स, ट्राई मिथाइल, दिस वन इज सिलाइल, ये मिथाइल, ट्राई मिथाइल सिलाइल मिथाइल कंपाउंड आपने ले रखा है, तो इसमें भी देखिए इस CH2 के बीटा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरीके के कंपाउंड जिसमें लिगेंड के पास बीटा एलिमिनेशन के चांसेस है ही नहीं, वो सभी कंपाउंड्स कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं उनके कंपैरिजन में जिनके पास बीटा एलिमिनेशन के चांसेस हैं। इसी कैटेगरी में आप एक नियोपेंटाइल लिगेंड भी देख सकते हो। ये आपने लिया CH2 और ये M, तो M के साथ इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है लेकिन नेक्स्ट कार्बन के पास नहीं है। तो नियोपेंटाइल वाले जितने भी नियोपेंटाइल लिगैंड वाले जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं दे आर ऑल्सो स्टेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्या करें कि हम इसको काइनेटिकली स्टेबल बना दें। इसकी स्टेबिलिटी को हाउ कैन वी एनहेंस, उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। आप मेटल के अंदर आप एक तो MR4 लो और एक आप MR4 की जगह R3CO लो, तो CO पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड है। दूसरा आप MR2CO होल ट्वाइस लो, CO होल ट्वाइस। तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का नंबर इंक्रीज होता है कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि ये लिगेंड इसको स्टेबल बनाता है। TiR4 मतलब टेट्रा एल्काइल टाइटेनियम इज लेस स्टेबल देन डाई एल्काइल एंड डिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल टाइटेनियम। इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड लगा दिया। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, जो अभी मैंने आपको बताया, आप R की जगह इस तरीके का R ग्रुप ले लीजिए जिसके पास बीटा एलिमिनेशन के चांसेस है ही नहीं, मीन्स उसके पास बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आप कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। आप MR4 की जगह इसमें 2CO या फिर आप डाइपिरिडाइल इसकी रिएक्शन साथ में करा दो तो आप क्या देखोगे, ये बन जाएगा MR4CO होल ट्वाइस या ये बन जाएगा MR4 डाइपिरिडाइल। तो ये
ज्यादा लिया साइक्लोपेंटाडाइनाइल जिरकोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन ये कम स्टेबल है। अगर आप इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड से कराते हैं जिसमें बेंजीन रिंग से लिथियम और मिथाइलिन ग्रुप के साथ डाइमिथाइल अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये इसका लोन पेयर और ये लिथियम, ये दोनों ही लिथियम एक बार इससे रिएक्शन करेगा, कैसे लिथियम और क्लोराइड बाहर हो जाएगा, और दूसरी बार ये नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा, जिरकोनियम को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखो एक बार जिरकोनियम का क्लोराइड बाहर निकल गया इसके लिथियम के साथ, तो लिथियम क्लोराइड बाहर हो गया, CH2NMe2 ने N ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। तो ये आप देख रहे हो किलेट रिंग का फॉर्मेशन हो गया जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, NMe2 ये ले सकते हैं। यहाँ पे CH2 फिर NMe2 था, यहाँ पे हमने N डाइमिथाइल ले लिया और इधर लिथियम की जगह हमने मिथाइल लिथियम ले लिया। तो भी सेम टाइप से रिएक्शन होती है और ये कंपाउंड बनता है जिसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जिरकोनियम को देता है, CH2 का Li इसके क्लोरीन से रिएक्शन करके LiCl बाहर, लिथियम क्लोराइड बाहर हो जाता है और एक ये चीलेट रिंग बन जाती है। तो आप क्या देखते हैं, चीलेशन से भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की काइनेटिक स्टेबिलिटी को हम एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। आपने देखा कि मेटल और कार्बन में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस उनके बीच में प्लस और माइनस चार्ज होता है। आपने एक तो लिया Li और R, तो ये कम स्टेबल होगा बिकॉज लिथियम पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव, और यहाँ ये लिथियम पॉजिटिव और जैसे ये मिथाइल है तो माइनस चार्ज एक ही कार्बन पे लोकेलाइज है। इसकी जगह अगर आप C5H5 ले लेते हैं तो आप क्या देखेंगे, यहाँ माइनस चार्ज, ये प्लस, यहाँ पूरी रिंग के ऊपर लोकेलाइज, एक कार्बन पे लोकेलाइज ना रहेगा, पूरी रिंग पे डीलोकेलाइज्ड है। तो नेगेटिव चार्ज के डीलोकेलाइजेशन से भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। सिमिलरली अगर आपने LiCH3 लिया या कोई और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिया जिसमें कि सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, आप इसका एनालोगस कंपाउंड ले लो जिसमें आपने सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए फ्लोरीन से। तो अब इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मीन्स पूरा नेगेटिव जितना भी है वो कार्बन पे लोकेलाइज है, लेकिन इस केस में वो नेगेटिव चार्ज पीछे तीनों फ्लोरीन एटम्स के ऊपर डीलोकेलाइज हो जाएगा और ये आपका बचेगा लिथियम पॉजिटिव। तो ये थोड़ा थोड़ा सा इसका जो माइनस चार्ज है वो तीनों फ्लोरीन ले लेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि सुपर फ्लोरिनेटेड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं दे आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन देयर एनालॉग्स। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कोवेलेंट कंपाउंड्स को। ये थे उसके फैक्टर्स जिससे हम स्टेबिलिटी एनहांस करते हैं और ये थे उसके फैक्टर्स जिसके कारण वो इनस्टेबल होता है। क्वेश्चन 1, alkali metals form which type of organometallic compounds? A ionic, B covalent, C multiple covalent compounds. Question number 2, stability of organometallic compounds of transition metals can be increased by A chelation, B increasing coordination number, C to delocalization, D all above. 3, energy of metal carbon bond in a group A decreases, B increases, C remains constant. Question number 4, nature of bond between beryllium and carbon will be A ionic, B covalent, C multiple covalent. Question number 5 is organometallic compounds formed by transition metals are thermodynamically and kinetically stable, thermodynamically stable, kinetically unstable, thermodynamically unstable, kinetically stable, or thermodynamically and kinetically unstable. Answer. I, Beena Sethi, pay thanks to you for watching this lecture. Thank you very much. All the very best.